हम एक और टॉपिक लेके आ रहे हैं। आज का टॉपिक एक पॉलिटिक्स से डिफरेंट है, बट बहुत ही गूढ़ तरीके से भारत के समाज में जुड़ा हुआ है। और कई दशकों से मतलब ये एक तरह से समस्या भी है और मिस इंटरप्रिटेशन भी है फैक्ट्स का। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। आज हम एक्चुअली बात करना चाह रहे हैं भारत की वर्ण व्यवस्था, जो डिटीरिएट होके कास्ट सिस्टम में बदल गई है। तो जैसे हम देखें शुरू में, जैसे हम डिटेल्स में बात करेंगे, बट इनिशियली हम देखें अभी जैसे, तो आज की डेट में अभी भी मतलब करीब 26 करोड़ लोग मतलब भारत में डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू जाते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है हमारे सिस्टम की। और अगर हम देखें तो मतलब कई सारे अभी भी मतलब जैसे दलित और महादलित और ये सब जो कैटेगरीज हैं, ये हमने मतलब लोगों ने कैटेगरी कास्ट में ऐसे बना दिए हैं कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। तो और देखा जाए तो मतलब 80% मतलब उन दलित को पूछा जाए तो कहेंगे कि हमारे को डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जबकि वर्ण व्यवस्था में ये कोई दिक्कत ही नहीं थी ऐसी। उसमें मतलब ऐसा था कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना जन्म के हिसाब से नहीं बनते थे, वो कर्म के हिसाब से बनते थे। तो कोई अगर टीचर है, कोई पढ़ा रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, तो वो पंडित होता था। अगर कोई लड़ाई कर रहा है, कोई मतलब सुरक्षा के लिए है, तो वो क्षत्रिय होता था। और अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो अ, वैश्य होता था। और जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो शूद्र होता है। अब आज की डेट में जैसे हम लोग देखें, हम जन्म से मतलब क्षत्रिय वैश्य हो सकते हैं या हाँ। ब्राह्मण हो सकते हैं, बट हम जो कर रहे हैं आज की डेट में, हम तो काम तो शूद्र का कर रहे हैं ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने क्या किया कि इतने सालों में शूद्र को मतलब एक इतने गंदी तरीके से, गाली तरीके से बना दिया है कि वो सिर्फ जो है गलत काम, मतलब गंदे काम करेगा। गंदे काम क्या है वो, मतलब किसी का, जैसे तुम देखा जाए तो मैला ढोना कोई गंदा काम थोड़ी, वो तो एक्चुअली अच्छा काम कर रहा है कि तुम्हारा सफाई कर रहा है। गंदा काम तो तुमने किया है जो वो तुमने साफ नहीं किया। तो हमने जो मतलब करा दिया कि वो गंदे हैं, साफ नहीं है। अरे साफ नहीं, क्या नहीं है तुम्हारा मगर गंदगी साफ कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी कि वो साफ नहीं है, तुम साफ नहीं हो, तुम्हारा मन साफ नहीं है। तो ये सब जो है बेसिकली हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें हमें थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा कि भाई वर्ण व्यवस्था क्या थी, कैसे चला और इसका क्या ओरिजिन्स है। तो इन सब चीज पे आज थोड़ा बात करते हैं। रमेश, तो एक चीज और कि वर्ण व्यवस्था बोलो या जो डिटीरिएट होके या डिस्टॉर्ट होके आज की डेट में कास्ट सिस्टम है, तो उसमें जैसे आप बता रहे थे कि 26 करोड़ लोग आज भी प्रताड़ित होते हैं। ठीक है। तो एक और एंगल है उसको देखने का, मतलब कि अगर आज की डेट में हम देखें, अगर हम सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट सेगमेंट शिफ्ट करते हैं इंडिया में, तो करीब 16% ऑफ द पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन। तो 15-16% है। है ना, क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रहा है, 15-16% करीब हाँ, है। करीब 16% पॉपुलेशन है। और उसको अगर हम देखें कि हाउ टू मेजर कि हम कितने कितने संपन्न हुए, राइट? तो जो इंडिया में क्या होता है कि हर आदमी को एक होता है ना कि लैंड लैंड एक्विजिशन की या जमीन लेने की एक वो होती है, बाकी की उसके ऊपर और चीजें बिल्ड करता रहता है, राइट? सबका होता है, फोकस होता है कि भाई थोड़े से पैसे आए, मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, चलो हमको ये थोड़ी सी अपनी एक जमीन लेनी है, अपना मकान बनाना है। तो 16% ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट आज की डेट में इंडिया की सिर्फ 9% लैंड एक्वायर करके बैठी है, और प्राइमरली वो भी एग्रीकल्चर साइड में, नॉट अर्बन साइड, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा मिरर है। और उसका अपोजिट देखो, तो जो नॉन सप्रेस क्लास है, जिसको हम सवर्ण बोल देते हैं या संपन्न बोल देते हैं, कुछ भी बोलो आप, तो मतलब आइडिया ये है कि नॉन सप्रेस जो क्लास है, ग्रुप ऑफ कास्ट जो होती है, क्लास बन जाती है, तो वो जो है उनकी पॉपुलेशन करीब करीब मतलब जो क्रीमी होती है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह वाले लोगों को देखो, तो 22% उनकी पॉपुलेशन है। तो वो जो है 41% ऑफ लैंड वो अक्वायर करके बैठे हैं।
और उनकी लैंड बहुत ज्यादा अर्बन साइड में भी है, विलेज में भी, हर जगह है उनकी। मतलब आप समझ रहे हो, 41%, हम्म 22% ऑफ द कास्ट, group of caste is acquiring 41% land in this country, और एक सप्रेस पोर्शन ऑफ सोसाइटी का है जो 16% के आसपास है, सिर्फ 9% रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा उसके बहुत रीजन है, मतलब संपन्नता भी एक चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट नहीं, सिस्टम की वजह से ही वो नहीं कर पा रहे, वो गरीबी भी बहुत है, और गरीबी इसलिए है क्योंकि उनको उठने का मौका नहीं दिया गया। हाँ, तो उसका ये देखो, जो एक मिरर है, आदमी को सोचना चाहिए, सोसाइटी को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, मिशनरी गवर्नमेंट सबको एक्नॉलेज करना चाहिए कि इंडिपेंडेंस से हमने इनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, राइट। बट वो कोशिश भी तो आधी अधूरी है ना, देखो जाए तो। हाँ, तो वही कह मतलब रहा हूँ, तो तुम देखो, सही मिरर ये है। तो हमने वेल्थ पे बात कर ली कि भाई मॉनेटरी एस्पेक्ट पे, अगर मतलब अगर आप लोग, मतलब रमेश, इफ यू रिमेम्बर, जब हम एजुकेशन का या रिजर्वेशन का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो एक बहुत सॉलिड डेटा जो है फॉर दिस क्लास हम लोगों ने प्रेजेंट किया था कि हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या प्रेजेंस है, क्या डेमोग्राफी है इस क्लास का। तो अगर यूजर चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो वो भी एक बहुत बढ़िया डेटा हम लोग लेके आए थे। तो वो अलग टॉपिक है, रिजर्वेशन वाला, हम इसको डेविएट नहीं करना चाहते। जस्ट वांट टू शेयर द मिरर और करंट स्टेट कि बीइंग इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी भी हम कहीं स्टैंड नहीं करते। मतलब बेसिकली जो है क्या है कि 75 साल में हमने 76 साल में रिजर्वेशंस तो करने की कोशिश की है, बट वो कोशिश भी एक आधी अधूरी है। एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार मतलब हो गया, कर दिया ना बस, तो मैं और क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने इसको एक वोट बैंक की तरह से यूज किया है। अब उसका किसी ने ये स्टडी किया आज तक कि वो जो रिजर्वेशंस जो किए हैं इन लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, शेड्यूल्ड क्लास के लिए, या ओबीसी के लिए भी बाद में, उनका फायदा क्या किसको मिल रहा है। मतलब जो अब संपन्न हो गया, अब जैसे लल्लू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव के परिवार हैं, उन लोगों को क्यों चाहिए भैया रिजर्वेशन? वही तो सब जो है आधा जाए देखा जाए तो तुम ओबीसी ट्रेडिशनली, मतलब ये जो यादव वगैरह हैं वो तो एक्चुअली लटे थे जो है सबके, तो वो तो सब ओप्रेस तो वही करते थे। बट वो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। बट देखा जाए तो मतलब इनकी आज की डेट में क्यों चाहिए इनको, मतलब तो और जो थोड़ा बच्चे हिस्टोरिकल नहीं, एस्पेक्ट देखते हैं, तो मतलब ये बता, जो मतलब भाई जो तुम्हारे घर में आ रही है, जो आज जो प्रेस कर रही है या प्रेस कर रहा है, उसको तो नहीं मिल रहा वो काम, उसके बच्चों को तो नहीं मिल रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है या उसको उठना ही नहीं आ जाता। तो कौन यूज कर रहा है? यूज वो कर रहे हैं जिनको इनके बारे में पता है। और पता किसको है? पता सब संपन्न लोगों को पता है, जो ओबीसी और पिछड़ी जाति में संपन्न है। तो 75 साल में ये देख लो कि कितने सारे जो है दलित बाहर आए, कितने आए, बहुत कम आए होंगे जो ट्रूली मतलब गरीब तबके के थे। जो अमीर तबके के थे उनको खूब मिला है। और उनका आज अब तुम ये देखो, सबसे बड़ी विडंबना, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें एक मतलब बैकवर्ड क्लास के एक जज थे, उन्होंने खुद कहा कि क्रीमी लेयर को नहीं मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट में, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग लेजिस्लेशन लाएंगे, ये गलत है। गलत क्यों है भाई, तुम बताओ तो सही, गलत क्यों है? क्रीमी लेयर को क्यों मिलना चाहिए? आज की डेट में जो करोड़ों रुपए का मालिक है, दलित है या कोई भी है, उसको तुम्हें लगता है कि वो शोषण हो रहा होगा? अरे कौन शोषण करेगा पैसे वाले का? ये सब जो है ना सिर्फ अपने जो है ठीक करने के लिए है, और बाकी कुछ नहीं है। देखो, एक जो अगेन ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, बट जस्ट टू सम अप कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ये सब चीजें होनी चाहिए। थोड़ा पास है। मैंने कहा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ये सब चीजें होनी चाहिए, न कि कास्ट सिस्टम, राइट। तो वो अलग डिबेट है, हमने कवर किया था रिजर्वेशन में। खैर वो मतलब मैं ब्रीफली लेके आना चाहता था कि भाई लोगों को समझना चाहिए कि भाई इसका रूट क्या है, और इसका रूट जो हमने मतलब इसका फिक्स किया है वो भी फिक्स जो है ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें रूट पे जाना पड़ेगा कि भाई क्यों समझने के लिए कि क्या है ये।
हाँ, तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि जो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण व्यवस्था से। तो एक एक चीज तो समझने की जरूरत है, और इट्स वेरी क्लियर बट अपने यूजर्स के लिए, कि वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। और रमेश ने ब्रीफली टचअप किया था इंट्रोडक्शन में, जब इस टॉपिक का हमने स्टार्ट किया। तो ये वर्ण व्यवस्था जो शुरू हुई, इसकी ओरिजिन अगर हम देखें तो अराउंड ये 15 to 1600 बीसी में शुरू हुई थी ये हिस्टोरिकल दिखे। और वैदिक सोसाइटी का पार्ट था ये, वैदिक सोसाइटी में शुरू हुआ था ये वर्ण व्यवस्था। और जैसा प्रमेश ने बोला था कि 4 वर्ण होते थे हमारे। एक और ये चार भी क्षत्रिय। देखा जाए तो ब्राह्मण को मतलब क्यों ब्राह्मण को बनाया गया, मतलब बोलते हैं ना लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं कि शूद्र को फीट में बनाया गया और वैश्य को थाइज में और क्षत्रिय को आर्म्स में और ब्राह्मण को माउथ में। तो वो कहते हैं कि ये तो पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एक्चुअली। तुम देखा जाए तो माउथ में क्यों बोला ब्राह्मण को, क्योंकि वो जो है बेसिकली स्पीकर्स थे ना, टीचर्स थे, तो वो टीच करते थे, तो माउथ से टीच करते थे, तो वो माउथ से एसोसिएट हो गए। फिर क्षत्रिय को तुम देखो तो आर्म्स पे एसोसिएट इसलिए हो गए क्योंकि वो स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देते थे। फिर तुम वैश्य को देखो, थाइस से इसलिए सपोर्ट रहे कि वो सपोर्ट एंड सस्टेनेंस देते थे तुम्हें, इसलिए वो मतलब तुम सोचो कि मर्चेंट्स और एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो बेसिकली तुम्हारे सपोर्ट और सस्टेनेंस है ना, तो वो थाइस से सपोर्ट है। और शूद्रास फीट इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारा वेट उठा रहे हैं। मतलब तुम सबसे देखो भाई, देखो तो शूद्र तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। शूद्र एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारे नींव होती है ना, नाव। अब तुम मकान की नींव देखो, तुम मकान की नींव क्या सबसे गंदी चीज होती है? अरे मकान की नींव अगर ढंग से नहीं होगी तो मकान कैसे खड़ा होगा, या उसको कैसे खड़ा रहेगा वो? तो उसके लिए तुम्हारे को फीट तो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो ये जो उसका डिटीरियरेशन करा ना लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने उसमें कुछ मतलब हायर कास्ट के डेफिनेटली है अपने फायदे के लिए उन्होंने, मतलब पहले कैसा था, ये जो है बर्थ से नहीं थी, तुम्हें अपने कर्म से जो है करना पड़ता था। तो आज अगर कोई जैसे सपोज किसान का बेटा है, तो किसान कल वो जो है अगर वो ब्राह्मण बन वो पंडित बन जाता है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, कल वो अगर खेती बाड़ी करने लगा या क्षत्रिय वो तो आर्मी में चले गया तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। और इसके हमारे पे कई सारे उदाहरण, मतलब तुम देखो जैसे ये विश्वामित्र थे, राजा थे, और उनको जो है क्षत्रिय जब उनको गुरु वशिष्ठ से हार माननी पड़ी तो उनको बहुत चोट लगी। तो उन्होंने कहा यार ये तो जब ऋषि लोग इस हमसे अच्छे हैं, तो उन्होंने बहुत तपस्या की, फिर वो ऋषि बने, फिर अल्टीमेटली ब्रह्म ऋषि बने। वो मतलब पूरी एक वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो अगर चाहिए तो कभी बता सकते हैं। बट वाल्मीकि को देखो, वाल्मीकि इटसेल्फ वाज लाइक अगर तुम देखा जाए तो लोअर कास्ट से थे, बट हंटर्स ट्राइब से थे अगर देखा जाए तो। बट ही बिकेम अ पोएट एंड सेज। सबसे बड़ा जो हमारा जो धर्म ग्रंथ है रामायण, वो तो उन्होंने लिखा है। परशुराम को देखो, परशुराम जो है मतलब बेसिकली ब्राह्मण थे, बट उन्होंने क्षत्रिय का वॉरियर का एक रूप धारण किया था, 6 अवतार विष्णु के जो थे। और फिर तुम द्रोणाचार्य को देख लो। द्रोणाचार्य मतलब ब्राह्मण थे, वो पांडव और कौरव को पढ़ाते थे, तो ही बिकेम मिलिट्री गुरु। वो बेसिकली क्षत्रिय टाइप का हो गए थे। फिर तुम एक गुरु वशिष्ठ को देख लो। गुरु वशिष्ठ मतलब जो देखा जाए तो ही वॉज बोर्न एज लाइक बोर्न टू अ प्रोस्टिट्यूट। तो मतलब फ्रॉम दैट ही बिकेम द ग्रेटेस्ट सेज इन हिंदुइज्म। और व्यास जो मतलब जिसने सब गुरु व्यास जो मतलब वेद व्यास हैं, उन्होंने तो सब लिखा है धर्म ग्रंथ। और वो मतलब एक फिशर वुमन के में से मतलब पैदा हुए थे। तो मतलब ये देख लो हमारी सोसाइटी जो है कभी भी बहुत रिजिड नहीं हुई है। वो हमारे बाद में जो मतलब ये देखा जाए तो नए उसमें जो है ना मतलब तो नई इसको सदियों थोड़ा में आई सा, थिंक ये चेंज हुआ है। तो इसको मतलब जो बात कर रहे थे हम लोग कि वर्ण और कास्ट में अंतर क्या होता है, तो वो इसको देखो, टू डिफाइन इट, कि जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी वो ओपन सिस्टम थी, और जो कास्ट सिस्टम जो डिस्टोरिएट होके बना वो क्लोज सिस्टम थी, जो रमेश ने एक्सप्लेन किया। तो उसको फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस या डिफिनेशन पर्पस
तो मेन जो बिगेस्ट डिफरेंस था, जो प्रमेश ने बहुत अच्छे से हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया, कि वर्ण व्यवस्था जो हमारी थी वो ओपन सिस्टम थी। और और इससे पहले तू मतलब उसमें डिटेल करे, मैं एक मतलब एक और चीज भी जोड़ दूं इसमें। जो ब्राह्मण माउथ वो है बेसिकली ये करते हैं ना, ये बेसिकली ऋग्वेद में जो एक श्लोक है उसको बोलते हैं कि मतलब वो श्लोक देखा जाए तो श्लोक है कि उरु तदस्य यदा शिव प्रद्यम शूद्रो अजायते। मतलब कि ब्राह्मण वाज हिज माउथ और बोथ हिज आर्म्स वाज द रजन्य माइड, his thighs became the vaishya, from his feet the shudra was produced। तो ये लोग मतलब साइड करते हैं कि ये मतलब गंदा है, बट दिस वाज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि भैया हाँ इस तरह से हुए, बट इसमें डिमीनिंग कुछ भी नहीं था। वो तो जो क्रिटिक होते हैं उनके एक्यूमेंट पे होता है। इनको सबको समझने की जरूरत होती है कि जो भारतीय संस्कृति रही है वो सगुण संस्कृति रही है। तो जो जो कल्चर रहा है, हमारा हिस्टोरिकल कल्चर है, सगुण रहा है। सगुण मतलब आकार का, राइट? जो हम पूजा भी करते हैं सगुण वो और निर्गुण मतलब जिसका आकार कोई का। आकार नहीं है। तो हम निर्गुण उपासक नहीं है, तो हम सगुण उपासक हैं। तो किसी चीज को, ये हमारे कल्चर में रहा है कि किसी चीज को भी हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो साकार फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। एजुकेशन में भी साकार है। ऐसा नहीं है कि एक ब्लैक होल है वहां पे ये है, ऐसा करके नहीं करते हैं वो। हम जैसे इवन अगर हम आप देखें कि पुरातत्व वाले में देखोगे कि जो हमने सौर तंत्र या एस्ट्रोलॉजी भी प्रीच की हुई है, तो हम बनाते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट बनाते हैं। किसी को क्या मालूम, उस जमाने में मालूम था क्या कि सूरज का शेप इस तरीके था, ऑरेंज दिखता था, राइट? तो वो एक सगुण फॉर्म में करके हम सिखाते हैं। तो इसीलिए जब जो वर्ण व्यवस्था को जब डिफाइन किया गया तो उन्होंने एक ह्यूमन बॉडी बनाई और बोला कि माउथ एक ब्राह्मण, माउथ ब्राह्मण में सिर्फ माउथ नहीं आया, ये चीज आया। उनका काम क्या था? वो स्कॉलर थे, रिसर्चर थे, बोलते थे क्योंकि वो शिक्षक थे। इसलिए ये बॉडी का ये पार्ट उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया, राइट? तो एक सगुण आकार में वो करते हैं उसको। उसको अननेसेसरी क्या है कि आज की डेट में तो आप क्रिटिसाइज आज करने की पे डेट में आओ। तो वो फैशन हो गया ना एक, एक्चुअली अपने अपनी संस्कृति और कल्चर को डिमीन करना एक फैशन हो गया। हाँ, वो अगर तुम जमाना डिमीन नहीं तो करोगे तो तुम लिबरल नहीं बनाओगे। स्पेशली हमारे हमारे इंडिया में हमारे जो लेफ्टिस्ट और लिबरल लोग हैं ये ना, इसका साइड वो इफेक्ट है। तुम मतलब बेसिक ये है कि तुम लिबरल नहीं कहलाओगे अगर तुमने हिंदुइज्म को गाली नहीं दी। गाली नहीं दी। तो उसको अननेसेसरी उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कि क्या है ना कि आप अपने पाथ पे चलते रहिए और इधर उधर के लोग भौंकते बहुत रहते हैं। तो उन सब चीज को तो मैं इग्नोर मारता हूँ, क्योंकि उनको इतना एक्यूमेन होता तो इस तरह की हरकत ही नहीं करते। तो चलिए बैक टू आवर वर्ण व्यवस्था। तो क्या होता है कि ब्राह्मण होते हैं और मैंने क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। तो ने एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या होते हैं। उसमें एक चीज क्या थी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग होते थे, इनको द्विजा ग्रुप भी बोलते थे, द्विजा बोलते थे, क्योंकि इनके दो जन्म माने जाते थे। एक जन्म तो क्या होता है कि तुम्हारा मदर के वूम से होता, मदर सभी आते हैं मदर से। दूसरा क्या होता था कि ये जो ग्रुप होता था, तीन 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 वर्ण जो होते थे, इनको जो है ना वो एक जनेऊ टाइप के सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी होती थी। उस सेरेमनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर। जनेऊ अब बोलते हैं, उस जमाने में क्या बोलते थे आई डोंट रिमेम्बर। तो वो सेक्रेट सेरेमनी होती थी, और जब वो होती थी, एक वो वैदिक संस्कार से होती थी, तो कहते थे ये एक और जन्म है, और वो उनके कर्म की वजह से होती थी। तो जो जो आप देखो, जो जो एग्जाम्पल परमेश ले रहे थे, कि जैसे आप देखो कि एक कोई एक कोई अपने ये थे, व्यास जी थे ना, शूद्र। हाँ, व्यास जी थे, फिर अगर तो तुम देखो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ हाँ, थे, व्यास जी को तो वाल्मीकि मैं ये थे। फ्यूचर सेरेमनी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या हुआ कि जैसे व्यास जी थे, वो जन्म से वो किसी एक वर्ण व्यवस्था में बिलोंग करते थे, क्योंकि उनकी मदर ऐसी थी, जो भी था, ठीक है। बट वो अपने कर्म से उन्होंने गेन किया और वो ऋषि मुनि हुए। तो उनका जब जब ये सेक्रेट थ्रेड समय, ये गुरप्रीत जो कहते हैं, जनवी कहते हैं, उस तरह की जब सेरेमनी हुई, तो उनकी वर्ण व्यवस्था चेंज हुई थी। इसको कहते हैं ओपन सिस्टम।
तब वो चेंज होती है। तो इसलिए दो कॉन्सेप्ट थे। ये क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति है इसकी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो एक्सप्लेन नहीं करते। ये कम्युनलाइजेशन की वजह से ये हमारे एजुकेशन के पार्ट में भी नहीं आते। ये है हमारे वेदों में सब लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा और देन आप लोग लर्न करते हैं। तो हम भी पढ़े हैं, तो हमारे हमारे करिकुलम में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो जब हम लोग रिसर्च करते हैं, जब हम लर्न करते हैं ये सब चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं था, राइट। तो वो अफसोस होता है कि क्यों नहीं था। फिर मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो इस हमारे वजह को से तो वही हम कितनी बार बात कर चुके हैं ना कि हमारे को लेफ्टिस्ट हिस्ट्री पढ़ाई गई है बेसिकली। तो इस तरह की ये वन व्यवस्था थी। तो जो द्विज समूह है उसमें भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या तुमने तीन वर्ण को, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, एक प्रिस्टीन वर्ग में डाल दिया, इसलिए उनका वो जनू टाइप का वो संस्कार होता प्रिस्टीन का था। उसमें कुछ नहीं है हाँ, एक्चुअली, प्रिस्टीन कुछ नहीं है तो उसमें, वो एक मतलब एक तरह से एक मतलब नहीं, सेग्रीगेशन मैं है और कुछ नहीं बता है। रहा हूँ ना कि मैं जैसे शूद्र में पैदा हुआ, व्यास जी को बताया, तो जब लेकिन मैंने अपने कर्म से, अपने नॉलेज, मैंने जो है पढ़ाई करके, नॉलेज गेन करके मैं एक स्कॉलर स्टेटस गेन कर लिया, तो वहां पे मेरा ये सेरेमनी हुई और मेरा वर्ण जो है चेंज हुआ। तो जैसे एग्जैक्टली दूसरा जन्म होता है इसका। तो मेरा बाय बर्थ मैं एक शूद्र कैटेगरी में आया था, और लेकिन अपने कर्म से वो बच्चे ने, जो बच्चा होता है स्कॉलर होता है, तो करते करते नॉलेज गेन करते 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 वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, राइट। तो वहां पे द्विजा सेरेमनी होती है, ये होती है ओपन सिस्टम। ये वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी अच्छाई थी। तो ये चीज कोई नहीं बताता। ये आप अगर आप वेदों के बारे में देखेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। और जो रही बात करेंटली कास्ट सिस्टम की, तो आज भी फाउंडेशन लेवल पे तुम्हारा यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें मल्टीपल सब कास्ट बन चुकी हैं। लेकिन क्या हुआ कि क्लोज हो गया। अब आज की डेट में जैसे बी आर अम्बेडकर साहब थे, तो बी आर अम्बेडकर साहब तो इतने बड़े ज्ञानी थे, कितना पढ़े लिखे रहे, उन्होंने पूरा हमारा संविधान लिख दिया है। तो क्या उनको ब्राह्मण हम बोलते हैं? नहीं बोलते। वही तो कह रहा हूँ मैं कि अरे वो जब पढ़ लिख के वापिस आए थे जो इंडिया में, उनको एक्चुअली रिक्शे वाले ने चलने से मना कर दिया। हाँ, ही हैड टू वॉक टू हिज हाउस। और वो बताते हैं कि जब वो बचपन में, कि उनके स्कूल में एक वो होता था, क्या बोलते हैं, हेल्पर, पानी देने के लिए, क्योंकि दे वर नॉट सपोज टू टच द कॉमन प्लेस वेयर वाटर वाज केप्ट। वो यूटेंसिल को छू नहीं सकते थे। तो एक हेल्पर था तो जो उनको दूर से पानी देता था। सोचो इस लेवल की मतलब तुमने सेग्रीगेशन किया हुआ, और वो बंदा जो है इतना मतलब पढ़ लिख के, तुम्हारा संविधान लिख के पूरा मतलब इतना महान बना, तो वो उसको तुमने क्यों मतलब शूद्र रहने दिया? ही वॉज मोर देन अ ब्राह्मण फॉर एनीवन। हाँ। तो एक्चुअली जो अम्बेडकर जी थे, अब एक चीज और लूंगा, तो मतलब अम्बेडकर जी जो थे ना, वो फॉलो, हर आदमी का एक मेंटर होता है ना, एक किसी से इंस्पायर होते हैं। तो अम्बेडकर जी इंस्पायर हुए थे एक हमारे ज्योतिराव फुले साहब फूले थे, बहुत बड़े, वो भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे वो। समाज उन्होंने सुधारक एक थे। किताब लिखी थी। तो किताब अगर आप ढूंढना चाहेंगे आपको मिल जाएगी। उस किताब का टाइटल है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी में अगर आप पढ़ोगे, तो गुलामगिरी को उस जमाने में ज्योतिराव फुले साहब ने उसको जो है कंपेयर किया था। गुलाम जो सोशल सिस्टम था इंडिया का, हिंदुस्तान, भारत का, तो भारत का जो सोशल सिस्टम था उस जमाने में, उस कंपेयर किया था कि यूएस में जो स्लेवरी की प्रथा थी, भाई हर जगह स्लेवरी, अनटचेबिलिटी सब चीजें थी, राइट। तो सोशल रिफॉर्म हर जगह हुए हैं, तो इंडिया में भी हुए, यूएस में हर जगह भी हुए। तो गुलामगिरी अगर आप पढ़ोगे तो उसकी समरी में आपको दिखेगा कि मेन अरे थिंग हम ये है लोग कि जो है कैसे। बेसिकली पहले कर देते सुधार। प्रॉब्लम ये होगी कि हम लोग इतने साल गुलाम रहे ना, तो उस चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और ये गुलामी का ही रीजन है एक्चुअली देखा जाए तो। ये जो कास्ट सिस्टम में क्यों डिटरेट हुआ, तुम ये देखो कि ये कब से हुआ, ये जब से मुगल आए ना, उसके मुगलों ने एक्चुअली डिस्ट्रप्शन करने के लिए तुम्हारे वर्ण व्यवस्था को एक रिजिड कास्ट सिस्टम में बदल दिया कि भाई इनको जो है तोड़ना है। और फिर उसको उसका और फायदा लिया गया ब्रिटिश ने, जो मतलब जब इन्होंने सेंसर कराया, तो वो जब सेंसस कराया ब्रिटिश ने 1871 में आई थिंक कराया था, तो वो ब्रिटिश सेंसस जब कराया था कास्ट का, तो उन लोगों ने बेसिकली वो फोर्टिफाई कर दिया उसको, डिविजन्स जो है कास्ट में, और फिर लोग बट गए कि भैया तुम ये हो, इसी में रहो। इसी में क्यों रहो भैया?
हाँ, और उसके साथ और भी चीजें आई, जैसे जब जिसको मतलब अगर फिर सरफेस के एक और चीज है इसमें इंटरेस्टिंग, ये जो कई सारी जो हमारी आज की डेट में वो है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह, उनको भी मॉडिफाई किया गया है। हाँ उसमें जो है गलत चीजें डाली गई हैं ताकि इसको दिखाया जाए कि भाई ये बहुत ऑपरेसिव सोसाइटी थी। हाँ तुम मतलब क्योंकि क्यों देखो, जब वो खिलजी ने नालंदा जलाई, क्यों जलाई उसने? कि भाई कुरान जो है एक एक वही है, एक किताब तुम्हें क्यों चाहिए, और मैं तुम्हारी नॉलेज को खत्म कर दूंगा। तो हमारी जितनी भी नॉलेज थी वो तो सब जल गई ना वहां पे। तो हमारे सब जो बाद में आया वो सब कई सारी चीजें जो है ना थोपी गई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, हमारे वो भगवान ने मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं किया कि तुम ऐसे ही करो। हम भैया सब जो है रामायण महाभारत जो भी देखा, वेद व्यास और गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि नहीं लिखे ना, तो इंसानी थे वो। तो अगर कुछ गलत भी है वो तो हम पे है ना कि चेंज कर दो। हमें तो भगवान ने तो नहीं बोला कि भाई ये भाई तुम अगर तुम बोलो कि अच्छा ठीक है उसमें ये भगवत गीता में ऐसा है कि वो तो भगवान की वाणी है, बट उसमें तुम दिखा दो कहाँ पे उसमें भी बात बोलते हैं कि सब मेरे से ही अंदर है और सब मेरे पे ही जा रहा है। तो ऐसा कहीं भी उसमें एक उसमें भी आई थिंक एक ये लोग करते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका एक श्लोक का। मैं भूल रहा हूँ कौन सा गीता में एक है जिसको ये दिखाते हैं बहुत कि ये देखो इसमें ना भगवान तुमने जो है बेसिकली कर रखा है, वो भी मिस इंटरप्रेट कर रखा है इन लोगों ने। वो तो वो है कि जो ये कम्युनिस्ट वे ऑफ हम्म। डिस्टॉर्शन है हमारे कल्चर का, अच्छा, हमारे डिस्टॉर्शन ट्रेडिशन सिर्फ हिंदुइज्म में क्यों किया, फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी करते हैं ना? क्योंकि उसमें भी कम्युनिस्ट, तुम देखो फिर। हाँ उन्हें नहीं, कम्युनिस्ट की तो रूट देखोगे कि उधर ही से आती है ना, इस्लाम साइड से, इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ तो वो बेसिकली वो इस्लाम के ही है वो एक्चुअली देखा जाए तो। सपोर्टर है दूसरे। तो खैर चलो बैक तो हमने उस पे आते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था से जब कास्ट सिस्टम की ओर जब माइग्रेट हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ, माइग्रेशन इज द रॉन्ग वर्ड, डिस्टॉर्शन हुआ, तो किन चार चीजों पे हुआ था बेसिकली। ठीक है, शुरुआती की दौर में बता रहा हूँ। तो वो चार पॉइंट्स क्या हैं, चार चीजें क्या हैं, तो बताता हूं मैं। तो जो क्या, एक तो अभी बात ही कर ली कि क्लोज्ड मेंबरशिप कॉन्सेप्ट इंसर्ट कर दिया। तो हमारा हाँ, वर्ण ऐसा क्लोज व्यवस्था में, कभी नहीं था। इट हाँ वाज एन वर्ण ओपन व्यवस्था में सिस्टम। ओपन था। हमारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, हम लोगों ने दो तीन बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो नंबर वन जो था, क्लोज मेंबरशिप कर दिया। ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण ही रहेगा, भले वो नकारा बैठा हो, कुछ ना करता हो, ब्राह्मण समाज में या ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही मरेगा, कोई करे या धरे कुछ ना, राइट। दूसरा कि एंडोगेमी का जो है कॉन्सेप्ट आया। एंडोगेमी मींस जो है कि इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटर वर्ण मैरिज या इंटर इंटर पिलर मैरिज कह लो, जो भी कह लो, वो प्रोहिबिटेड हो गई। हाँ। ठीक है, तो ये एक दूसरा बहुत मेजर डिस्टॉर्शन था। तो आप देखो कि इस तरह के जो डिस्टॉर्शंस होते हैं ना, वो किस तरीके से आपके समाज को बर्बाद करते हैं। तो दूसरा ये हुआ। तो फर्स्ट जो हुआ क्लोज मेंबरशिप, दूसरा हुआ एंडोगेमी, मतलब इंटरकास्ट या इंटरवर्ण मैरिज स्टॉप कर दी गई इन्होंने। फिर तीसरी चीज क्या आई, डिफरेंशियल पनिशमेंट। डिफरेंशियल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक एक सेम अपराध एक ब्राह्मण समाज के बंदे ने किया, वही अपराध एक शूद्र समाज के बंदे ने किया, तो दोनों को अलग अलग तरह की सजा मिलेगी। एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत होता है वो एग्जाम्पल, कि जैसे मान लो मैं एक ब्राह्मण समाज का बच्चा हूँ, यंग यंग आदमी हूँ, ठीक है, और मैं एक शूद्र समाज की लड़की से मैं रिलेशन रख लेता हूँ, तो मेरे को जो सजा मिलेगी वो उतनी नहीं मिलेगी यदि मैं शूद्र समाज का आदमी हूँ और एक ब्राह्मण समाज या क्षत्रिय समाज की लड़की से मैं रिलेशन रखता हूँ, तो मुझे सजा, मुझे कैपिटल पनिशमेंट भी मिलता था उस जमाने में, राइट। तो डिफरेंशियल पनिशमेंट होते थे, तो एक भेदभाव था। इक्वलिटी को तो क्या हुआ, जब एंडोगेमी तुमने इंसर्ट करी, तुमने क्लोज मेंबरशिप इंसर्ट करी, प्लस डिफरेंशियल पनिशमेंट इंसर्ट किया, तो इक्वलिटी को तुमने वहां पे खत्म कर दिया। तो समाज में जो इक्वलिटी की जो चीज थी पुराने वर्ण व्यवस्था में, उसको खत्म कर दिया, राइट। फिर चौथी चीज जो इन्होंने इंसर्ट की कि तुम्हारे रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर हेरारकी, लेबर एंड हेरारकी ऑक्यूपेशन, राइट। तो अब आप कह दिया है कि जैसे 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 एक बहुत देखो कि हम एक वर्ड यूज करते थे, कास्ट सिस्टम की वजह से आया, चमार।
तो जो बंदे ये लेदर से, चमड़े से काम करते हैं उनको चमार बोला जाता था, राइट। फिर हमने कर दिया लोहार, फिर हमने कर दिया ये जो हमारे स्वीपर टाइप के होते थे, मेलाडोना वाला, ये हुआ, तो हमने कह दिया कि भाई यही करेगा। अब किसी एक, देखिए, एक 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 लोहार के फैमिली में या एक चमार के फैमिली में एक जीनियस बच्चा या बच्ची पैदा होती है, तो वो फोर्स टू डू वो सेम अब बुलशिट, मैं कह रहा हूँ चलो ना भी होती हो, अगर वो लेदर का कर रहा है तो दैट इज जस्ट अ सर्विस ना। तुम क्या लेदर की चीजें यूज नहीं करते? हाँ। तो यूज क्यों करते हो? बनाई तो उन्होंने ही है। तो हाँ, एग्जैक्टली, बहुत वैलिड पॉइंट है। तो ये रिजिड डिवीजन डाला, तो ये जो चार चार फीचर कह लो या चार डिस्टॉर्शन के एजेंडास कह लो, तो ये वर्ण व्यवस्था में इन 4 पॉइंट पे इसको डिस्टॉर्ट किया गया, जो कि कास्ट सिस्टम हुए, अच्छा, और सबसे इसने बड़ा हमारे डिस्टॉर्शन समाज जब तुम को बात बदनाम बोल किया। रहे हो ना, डिस्टॉर्शन सबसे बड़ा क्या किया गया हमारे साथ? मतलब एक तरह से, मतलब हमारे को धोखा दिया गया है कि भाई तुम बोलते हो वाल्मीकि रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण में हम बात करते हैं उत्तरकांड की। उत्तरकांड में ये लोग सब बात करते हैं लेफ्टिस्ट वगैरह की, दो चीजें हैं, एक तो सीता जी का जो अ, भेजा गया वन में, और दूसरी बात कि एक बार की एक शूद्र है जो तपस्या करने लग जाता है और सब भगवान जो है डर जाते हैं, और फिर भगवान राम के पास आते हैं तो वो उनकी गर्दन काट देते हैं। ये एक उसमें वाक्य है। तुम देखा जाए तो तुम अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ो ना, जब अयोध्या कांड खत्म होता है, मतलब जब भगवान राम, मतलब अयोध्या कांड नहीं, ये युद्ध कांड जब खत्म होता है, जब भगवान राम घर आते हैं अयोध्या, उसमें क्या लिखा हुआ है एंड में? एंड में लिखा है कि मतलब सब वो, फिर वो इतने साल उन्होंने करोड़ों साल राज किया, इतने लाख साल राज किया, उसमें नंबर दिया गया है, और सब खुशी खुशी रहने लगे, और सब इस टाइप से मतलब जो होता है ना एंड में नहीं लिखते तुम अगर स्टोरी पढ़ो, अगर फेरी फेरी स्टोरी पढ़ो तो क्या होता है, एंड एवरी वन स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। एवर आफ्टर के बाद क्या वो एक और संस्करण जोड़ते हैं उसमें? क्या नहीं जोड़ते ना। तो वो जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जो है ये घर आ गए और सब कुछ, फिर वो मतलब अपना राज करने लगे, और सब कुछ, सब सुख संपदा सब से रहने लगे, तो वहां पे खत्म हो गई थी रामायण। उसके बाद जो है उत्तरकांड जोड़ा गया है ना, जोड़ा गया है। एक तो तुम किसी भी स्कॉलर से पूछ लो, उत्तरकांड की राइटिंग और वाल्मीकि जी की जो राइटिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस तो है। वो जो हम पे थोपा गया है ताकि तुम्हारे धर्म को नीचा दिखाया जाए। हाँ, इसमें तो वो कोई मतलब किसी भी तुम अच्छा कंबम रामायण में देख लो, तुम तुलसी रामायण में देख लो, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो अगर ऐसा होता रामायण में, वो नहीं रखते अगर ऐसा होता तो ये जो तुलसी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में थोपा गया है, ये सिर्फ धर्म को नीचे करने के लिए कहा गया, और ये डिस्टॉर्शन का पार्ट था ये भी। हाँ, ये भी डिस्टॉर्शन का पार्ट था। वो हमारे सिर्फ रामायण नहीं, कई रिलीजियस बुक में किया गया ये। नहीं तो मतलब हम तो मतलब हमें रामायण का ही पता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे ना, हम हाँ, तो अपनी धर्म की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा डिस्टॉर्शन हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक 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 चीज और हुई। अब वो फिर क्या होता है ना, हर चीज की एक लाइफ की एक साइकिल होती है, डाउन जाती है, फिर हल्का सा अप आती है, ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश एम्पायर का इन्वेजन हुआ, इधर ब्रिटिश आए, 1935 में इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म इंसर्ट किया, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो बिफोर वी जम्प टू शेड्यूल कास्ट, तो ये जब जब कास्ट सिस्टम में हमारा जब डिस्टॉर्शन हुआ था, तो वहां पे अनटचेबिलिटी भी कॉन्सेप्ट घुस चुका था, ठीक है। तो जो ये मेला ढोने वाले या मतलब जो मतलब शूद्र से भी नीचे क्या होता है ना, अनटचेबल क्लास जो होता है, उनका था कि उनकी शैडो भी नहीं पड़नी चाहिए। वो अभी भी कभी कभी गाँवों में दिखता है, आप जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके छुआ पानी न पियो। वो आपसे साउथ में क्या होता था कि अगर वो खड़े हैं तो कम से कम उनको 20 फीट की दूरी पे खड़ा होना है। हाँ, तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में मिलेगा कि तमिलनाडु साइड में कम से कम 20 फीट की दूरी होनी चाहिए, आंध्रा साइड में 18, 20, 19, 20 फीट की। तो एन ऑन एवरेज 20 फीट की दूरी पे उनको खड़ा है, उनकी शैडो भी ना पड़े, राइट। अगर शैडो पड़ गई तो तुरंत जाओ गंगा जल डालो, या जो लोकल बकवास रिवर चीजें है सब। वहां नहाओ धाओ,
ब्राह्मण के पास जाओ, अपने को पवित्र कराओ, दुनिया भर का ड्रामा। तो ये सब चीजें थी अनटचेबिलिटी वाली। तो फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश एम्पायर आए, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश एम्पायर का लादा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसकी सैंक्टिटी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, बट उसमें उन्होंने एक टर्म इंसर्ट कर दिया, शेड्यूल कास्ट, राइट, 1935 में। फिर क्या हुआ कि जो थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट की बात का ट्रेंड जब आया इस कास्टिज्म में, तो तुम्हारा कोलोनलाइजेशन का पीरियड है, राइट। कोलोनाइजेशन हुआ, उधर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ, तो दोनों ग्लोबली एक इवेंट थे। तो ब्रिटिश चूंकि आ चुके थे यहाँ पे, तो उन्होंने कोलोनाइजेशन का 18 to 19 सेंचुरी में क्या किया उन्होंने कि ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, तो ब्रिटिश एम्पायर ने 3-4 मेट्रो में जो इंडिया के थे, हमारे भारत के, जैसे तुम्हारा कलकत्ता है, उस जमाने में मद्रास था और एक बॉम्बे था, 3 जगह पे उन्होंने मेजर डेवलपमेंट करना चालू किया था, इंडस्ट्री डालना चालू किया। तो इंडस्ट्री डालना चालू किया तो क्या होता है कि लेबर चाहिए आपको, है। तो जैसे कलकत्ता में मान लो उन्होंने कलकत्ता को का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चालू किया, तो उनको रोड बनाना है, उनको उनको फैक्ट्री बनानी है, तो सब लेबर आएगा ना। तो लेबर आएगा, तो लेबर कहाँ से आया हो, तो डिफरेंट डिफरेंट दूसरे दूसरे जगहों से, ये जो तुम्हारे लोअर कास्ट के लोग थे उनको वहां पे लाए, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। तो उससे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ, लेकिन फिर भी सोशियो स्टेटस में, उनके सोशल स्टेटस में नहीं हुआ। तो जो उनका उनका जो सुपरवाइजर होता था, या क्या दो मैनेजर होता था, या साहब होता था, वो अपर कास्ट का होता था। वो कहता था दूर खड़े हो, काम करो, ये करो, वो करो। और वहां भी बहुत शोषण होता था। लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से, ट्रेन का नेटवर्क डालने लगे ब्रिटिश लोग, राइट। तो इन सब की वजह से तो इनको एम्प्लॉयमेंट एज ए लेबर क्लास अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हो गई। तो थोड़ा सा इनको पैसे के आना, फाइनेंशियल एड टाइप का हो गया कि भाई काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, काम करोगे, पैसे मिलेंगे। शोषण तो होता ही था, उसमें उस पर डिनाई नहीं कर रहा है, शोषण में तो कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया था। तो एक 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 ये इस तरह के हुआ। फिर क्या हुआ कि चूंकि ये क्लास जो है माइग्रेट हो गई तुम्हारे मेट्रो साइड में, राइट, शहरों में काफी करके, तो उन जो जो फैमिली माइग्रेट हुई ना, उनके बच्चों को एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हुई, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप है, तो उसमें एक ये इन इन तरह के क्लास के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हुई, और उनको एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलना चालू हुई। और फिर क्या हुआ कि फिर हमारे रिलीजन में भी थोड़ा सा रिफॉर्म आया। तो रिलीजन में जब रिफॉर्म आया, तो जैसे अगर हम 3 रिलीजन की बात करें, प्राइमरली उन्होंने भी इस क्लास के लोगों को रिफॉर्म किया। वन जैनिज्म में, जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में, और हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में लोग कभी कभी लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जो है ना, ये रिजर्वेशन बेक्ड इन था शुरू से, वो गलत बात है। अभी हमने वर्ण व्यवस्था एक्सप्लेन की। तो हिंदू धर्म में ना आपका भक्ति मूवमेंट हुआ था उस समय भक्ति जब, मूवमेंट है। तो भक्ति मूवमेंट इसकी चीज के लिए हुआ था, और उससे इस सप्रेस क्लास का बहुत अपलिफ्टमेंट हुआ था। अब बुद्ध धर्म का और जैन धर्म का तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो एक फ्लैट सोसाइटी को लेके करते थे कि सब बराबर थे, इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये तीन रिलीजन जो बने, मतलब जैन हुए या बुद्ध हुए और हिंदू का भक्ति मूवमेंट, इससे जो है उस जमाने में इस सप्रेस क्लास का अपलिफ्टमेंट हुआ, राइट। और कई कई संत लोग भी आए, जैसे अगर तुम देखोगे, रामानुज संत थे, हिंदू धर्म की हम बात करें, अपने रामानुज थे, उन्होंने बहुत इन लोग का किया। एक जो है निम्बार्क आचार्य थे साउथ साइड में, उन्होंने बहुत किया। चैतन्य महाप्रभु को तो जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कितने महाप्रभु ने तो किया ही किया। चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत बड़ा अरे दयानंद थे ना, दयानंद दयानंद सरस्वती थे, सरस्वती, उन्होंने वो तो भी बहुत बड़े थे। बड़े थे। कबीर थे, आप देखो कबीर कबीर का तो भी खैर बहुत, मतलब अपने लेवल पे करते ही थे वो। हाँ, तो कबीर जी का भी बहुत बड़ा था। तो जो है इस तरह से होता रहा। फिर 19th सेंचुरी में अगर आप देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट आया था ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 पिलर क्या थे, मतलब 3 पिलर तो यही थे ना कि तुम्हारे लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये 3 कॉन्सेप्ट थे, राइट, कि तीन तीन चीज पे वो उनका पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पिवट था। तो इस चीज को का जो है ना, हमारे इंडियन जो उस जमाने में लीडर्स थे, वो भी इस चीज को लेके
अपने सप्रेस का क्लास के अपलिफ्टमेंट में काम करना चालू कर दिया था। तो जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं, मतलब एग्जाम्पल बताओ, तो उस समय में क्या ना था कि एक चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा इशू था, और अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा इशू था हिंदुस्तान में, राइट। तो उस समय इंडियन लीडर जो थे, पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे इस तरह की हमारे यहाँ एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। कुछ हैं नाम, अगर आप एग्जाम्पल के देखोगे कि तुम्हारा राजा राम मोहन राय ने किया, राइट। और एक प्रथा समाज करके जो है महाराष्ट्र में एक एक्टिविटी हुई थी, तो प्रथा समाज में बहुत बड़ा महाराष्ट्र एरिया में हुआ था। और परमहंस मंडली करके एक संत हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और एक सतनाम मूवमेंट भी हुआ था, ठीक है। तो सतनाम मूवमेंट जो हुआ था, तो एक गुरु थे घोसीदास, उन्होंने किया था सतनाम मूवमेंट। तो सतनाम मूवमेंट से भी बहुत हुआ। हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने ये किया। तो ये सब जो उस समय स्टैब्लिश ग्लोबल रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट जो थे, वो सब चीज भी हमारे हमारे मतलब देखो, हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है ना कि प्रिस्क्रिप्टिव कि ऐसे ही करना है तुम्हें। हाँ, तो चेंज करने के लिए किसी को मना नहीं किया। तुम अगर कुछ गलत भी लग रहा है तुम्हें, हालांकि चलो हम कहेंगे गलत, तो चलो छोड़ो, अगर गलत भी लग रहा है तो चेंज कर लो उसको। हाँ, होता ही है। और तो सबसे बड़ी चीज ये ना कि अगर तुम देखो आज की डेट में, जैसे वर्ण व्यवस्था के अगर जैसे बात करी जाए, अगर ये एक्चुअली ऐसा होता, आज की डेट में भी ऐसा होता, सोचो हमारी सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव होती। तुम ये देखो कि अगर जैसे आज की डेट में कितने टीचर्स हैं, या कितने जैसे आर्मी में जो सोल्जर्स हैं, या फिर जो बिजनेसमैन हैं, या फिर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं आज की डेट में जैसे सेंसस कराऊं, तो मैं, भाई, मुझे अगर जैसे बोलते कि अच्छा भाई 10 लोग ब्राह्मण हैं, 20 लोग क्षत्रिय हैं, 25 लोग वैश्य हैं, और 30 लोग जैसे सर्विसेज में शूद्र हैं। तो इसको मैं डेटा को कैसे, मतलब कितनी अच्छी तरह से यूज कर सकता हूँ कि भाई अच्छा, मेरे को सर्विसेज, अगर मेरे को सर्विसेज में देखना है कि कौन सी सर्विसेज में है, तो वो फर्ज है, हम उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो मतलब हमें पता चल सकता है ना कितने लोग किस सर्विस में है किस टाइम पे, उसका हम डेटा यूज तो कर सकते हैं। आज की डेट में तुम कास्ट सेंसस कराते हो, तुम्हारे को क्या मतलब, उससे क्या मिल रहा है? सिर्फ रिजर्वेशन के लिए तो कर रहे हो तुम। वही रिजर्वेशन के लिए 50 से मैं 75 कर दूंगा, उसका फायदा क्या हो रहा है? 50% ही तुम हाँ, उनको सिस्टम से दे रहे नहीं बिगाड़ दे रहे हो, ढंग से नहीं दे रहे हो, तो 75 करने से क्या होगा? 100 कर लो, 100 करने से भी कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ, जब तक सिस्टम तुम से उसको, जब तक उनको तुम उठाओगे नहीं, और जब तक जो है इसको तुम ठीक से नहीं करोगे, कि अगर तुम आज ये बोल दो कि भाई जो भी टीचर टीचिंग कर रहा है वो ब्राह्मण है, चाहे उसका बर्थ से कोई मतलब नहीं है, और जो भी मतलब जो सर्विसेज कर रहा है वो शूद्र है, तो वो तुम्हारा तो कास्ट सिस्टम वैसे ही खत्म हो गया ना। और किसी ने भी अगर इस पर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, उसके लिए कड़े कड़े नियम लगा दो। और इसको तुम पॉजिटिव डेटा को कितनी तरह से यूज कर सकते हो, सोचो कि सर्विसेज में फिर तुम फर्दर सब डिविजन कर सकते हो कि कौन सी सर्विस में क्या है, कि अगर गवर्नमेंट को किसी सपोर्ट करना है, तो इस डेटा को, डेटा आज की डेट में डेटा ही है ना। तो डेटा तुम अगर यूज कर रहे हो, तुम सब डिविजन उसको सोचो, तो कितना हम मतलब यूज कर सकते हैं कि कहीं गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट लेना है या देना है, तो उस डेटा को यूज कर सकते हो। बट अगर तुम इसके बेसिस पे कर रहे हो कि कास्ट है यार, मैं तो महादलित हूं, महादलित होने से मतलब तुम कास्ट में उसको क्या करने वाले हो? सिर्फ उसको ये कि भाई अच्छा मैं तेरे को 5% मतलब और दे देता हूं, क्या फायदा होता है? उसको पहले ही नहीं मिल रहा। पहले ही जो है, पहले जो अच्छे पैसे वाले हैं वो सारा अपना लेके बैठे हुए हैं। तो तुम 100% भी कर दोगे, तो रिजर्वेशन से तो फायदा होने वाला नहीं है। तुम ढंग से जो उसको करने वाला है तभी होगा ना। कास्ट सिस्टम और रिजर्वेशन तो वो एक पैच वर्क है, उसमें जाने का मतलब रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है। रूट कॉज में तुम जब तक नहीं करोगे। मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा एक्सप्लेन करूं। तो देखो, एक हमारे क्रिटिक लोग और बोलते हैं कि ये सब तो ठीक है कि ये इन लोगों ने जो किया, ये बड़े बड़े ब्राह्मण कैटेगरी के लोग थे, इन्होंने थोड़ा समाज सुधार करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखें 19वीं सेंचुरी में हमारे हमारे भारतीय समाज में तो कुछ नॉन ब्राह्मण लीडर्स आए, राइट। तो अभी अरे बी आर अम्बेडकर को ही देख लो, वो तो सबसे बड़े। बहुत बाद में आया प्रमेश, मैं बहुत बाद में। मैं 90 मतलब अभी की बात कर रहा हूँ, पहले की तो छोड़ो दो। 21वीं शताब्दी में तुम भाई बी आर अम्बेडकर को देखो, जो मतलब इतना
प्रताड़ना सहने के बाद भी मतलब ही रोज टू अ प्रोमिनेंट पोजीशन ना, और आज की डेट में उनकी देखो कहाँ कितनी मतलब उनकी वैल्यू है। तो वही है, तुम्हें मतलब देखना पड़ेगा, पॉजिटिव चीजें लेनी पड़ेगी हाँ, सोसाइटी में। तो 19th सेंचुरी में अगर देखें तो ज्योतिराव फुले है जो B.R. अम्बेडकर जिनको अपना आदर्श मानते थे, ज्योतिराव फुले आए। साउथ में अगर तुम देखो तो ज्योतिराव फुले आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने, मैं बता रहा था ना, गुलामगिरी किताब लिखी, अपने यहाँ की सोशियो स्टेटस को USA की स्लेवरी से कंपेयर किया और कहाँ स्टैंड करते हैं सब हाईलाइट किया। और उनकी उनकी बुक बहुत फेमस हुई थी उस समय, ग्लोबली फेमस हुई थी। और साउथ की अगर हम बात करें तो पेरियार की बात करते हैं, तो पेरियार मूवमेंट सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो पेरियार जी ने क्या किया था, पेरियार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मूवमेंट किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान मूवमेंट। तो भाई जो हमारे सप्रेस क्लास हैं या शूद्र हैं या जो भी हैं, अनटचेबल कैटेगरी है, आपने बना दिया है, तो क्या हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो वो सब किया था उन्होंने। इंटरस्टेट मैरिज को प्रमोट किया, राइट, और इंटरस्टेट कह रहा हूँ, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया। और जो है आप ब्राह्मण समाज में भी शादी कर सकते हो। और एक चीज और उन्होंने बड़ी अच्छी करी थी पेरियार ने, कि अगर कोई शादी हो रही है तो उसमें पंडित या ब्राह्मण बुलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने, पेरियार ने इस चीज को प्रमोट किया था। आप सोचो उस 19th सेंचुरी में एक एक लोअर बैक क्लास का एक समाज सुधारक उठा, उसने क्या सोच समाज में डालने की कोशिश की। हालांकि उसको भी लोगों ने फिर बाद में डिस्टॉर्ट कर दिया ना, उसको उनके करा मूवमेंट को डिस्टॉर्ट, भी। वो क्या है, लेकिन आप देखो कि हमारे हमारे समाज में इस तरह के एक समाज सुधारक थे, कितने एडवांस सोच वाले थे। उसको हमको एक्नॉलेज करने की जरूरत है, उसको हमें सोचना चाहिए। हमको हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि यूरोप में इसने ये किया वो किया। हम तो खाली वही सीखते हैं ना, वो गलत चीज है। आप अपने अपने समाज को भी देखो, परिवार ने क्या क्या नहीं किया था, राइट। फिर तुम देखोगे एक और चीज भी हुई थी 1916 में, पॉलिटिकल लेवल पे भी एक अपलिफ्टमेंट की कोशिश हुई थी। आंध्र प्रदेश में एक पार्टी बनाई गई थी जिस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। और वो पार्टी थी जिसने सबसे पहली बार भारतीय समाज में रेज किया कि सिविल सर्विस में नॉन ब्राह्मण्स को एंड ये सप्रेस समाज को भी एक स्पेस मिलनी चाहिए। तो वो फाउंडेशन जो है वहां पर रखी थी 1916 में। एक पॉलिटिकल पार्टी थी आंध्र प्रदेश साइड में जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। तो एक पॉलिटिकल लेवल पे भी ये काम किया गया था। फिर हमारा गांधी जी तो आ गए। गांधी जी आए 1932 में। तो गांधी जी ने 1932, मतलब गांधी जी आए पहले, 1932 में गांधी जी ने जो है अपना ये हरिजन सेवक संघ को स्थापित किया था, राइट। तो हरिजन समाज का नाम उन्होंने हरिजन टर्म दिया, राइट। तो ये जो जिसको आज हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं वो हरिजन नाम दिया। वो उस जमाने में वो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था कि उन्होंने कहा ये हरि के जन है, भगवान के जन है, इनको रिस्पेक्ट दो, इनको इक्वल ट्रीट करो। गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। फिर वहां पे अंबेडकर साहब भी हो चुके थे तब तक। लेकिन क्या था कि गांधी जी और अंबेडकर में एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, और रिजर्वेशन का ना यहाँ पे फाउंडेशन आए। तो इसमें अगेन हर चीज हर जगह में गांधी जी आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि अभी रिजर्वेशन कर दिया है, अब कोई लोग छोड़ना ही नहीं चाहते अब, हाँ, क्योंकि तो उनको फिर जो है हिस्टोरिकल ये एस्पेक्ट एक देखो तरह से कि तुमने डिसइंसेंटिव बना दिया ना। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें प्रमेश, तो ये जब गांधी जी थे उधर हमारे अम्बेडकर साहब थे, दोनों दोनों बहुत बड़े एक सोशल रिफॉर्मर थे और माने जाते थे। और अम्बेडकर तो इसी क्लास से उठे हुए थे। तो इन लोगों में ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या था कि मतलब अम्बेडकर कहते थे कि ये पूरा कास्ट सिस्टम को ना पूरा जड़ से रेडिकेट कर दो, खत्म कर दो, फ्लैट बना दो। वो बात करते थे अम्बेडकर पुरानी वर्ण व्यवस्था की। और गांधी जी कहते थे नहीं 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 नहीं, ये करेंगे तो जो है ना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और इससे इससे जो है ना हमारा अनटचेबिलिटी में और चैलेंज हो जाएगा, और सोशल में ना वो तो एक सब टाइप बकवास है, वो का। एक्चुअली ना करने के बहाने हैं और कुछ तो नहीं। गांधी जी ने इसको मतलब बहुत बुरी तरीके से अपोज किया। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर के ना एक प्राइम मिनिस्टर थे, रैम से मैकडोनल्ड, 1932 की बात बता रहा हूँ मैं। So he understood the caste system in India, and he gave one proposal
एंड उसका नाम उन्होंने प्रपोजल में उसमें उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित कर दो। उस जमाने में वही जब प्रॉब्लम है ना, फिर वो सेपरेशन, जैसे तुम कल हमने बात करी थी, वो सेपरेशन ऑफ मुस्लिम इलेक्टोरेट वाज द रूट कॉज ऑफ, वन ऑफ द रूट कॉजेस फॉर तो वो इम्प्लीमेंट नहीं पार्टीशन। हुआ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ वही, मतलब जो सोच है ना, हाँ, तो उसने जब बाद में बोला तो फिर पर अभी देखो तुम भाई, तुमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो डिवाइड कर दी ना सेपरेट, तो वो एक तो कर ही दिया ना, तो तुमने सेपरेशन तो कर ही दिया सोसाइटी में। तो जितना तुम सेपरेशन करोगे उतना तुम डिसइन्यूनिटी करोगे। तो तो ये जो है तुमने जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए समाज को, कि भाई तुम या तो, अगर तुम पूरी तरह से मिटा नहीं सकते तो एटलीस्ट वापस चले जाओ उस वर्ण व्यवस्था में, कि जो भी आज की डेट में पढ़ा रहा है वो ब्राह्मण है। अब शूद्र में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम जो है खराब कर रहे हो उसको। ये तुम्हारे फ्रेम में कुछ स्पार्कल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अरे पता तो नहीं, वो कुछ ऐसा होता है कि कई बार बोलते हैं ना तो पीछे से वो, आजकल कितनी सारी चीजें आ गई ना ये, कि हाँ, कुछ तुम वर्ड बोलो तो अपने आप ही बलून वलून चालू हो जाते हैं। हाँ, अच्छा। तो जब ब्रिटिश पीएम ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी तो गांधी जी फास्ट पे बैठ गए। ठीक है, तो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए टर्म रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे आया। ये बैकग्राउंड है, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच आवर टीचर। तो जब गांधी जी फास्ट पे बैठे थे ना, तो बवाल, गांधी जी तो अपना जिसको कहते हैं ना, हड़ताल पे बैठ जाते थे, भूख हड़ताल पे। तो बहुत बड़े लीडर थे, तो उनको ब्रिटिश भी उनको बहुत वो करते थे। तो अब जो है पूना पैक्ट हुआ था उस जमाने में। तो पूना पैक्ट अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, दिन निकालेंगे, तो पूना पैक्ट में समझौता हुआ गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय। तो पूना पैक्ट का आउटकम था रिजर्वेशन, क्योंकि ब्रिटिश पीएम एक सेपरेट इलेक्टोरेट की वकालत किया था कि एक शेड्यूल कास्ट के लिए, दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट डाओ। उसके अगेंस्ट में गांधी जी फास्ट पे बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पे बैठे, भूख हड़ताल पे। फिर पूना पैक्ट हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, ब्रिटिश और गांधी जी, आईएनसी थी, तो गांधी जी फेस थे, तो कंप्रोमाइज हुआ और उसमें रिजर्वेशन टर्म वहां से आया। वो रिजर्वेशन टर्म आया, आज भी हमें मार रहा है और मारता रहेगा। ये है सच्चाई। ठीक है, हाँ, जब तक तुम बेसिकली चाहते हुए और रिजर्वेशन न को चाहते हुए भी, मतलब देखो, इसमें भी गांधी जी का योगदान दिखता है मेरे को। रूट कॉज एनीवे, में जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम ठीक नहीं करोगे। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम डिविजन और सोसाइटी में बढ़ा रहे हो, और अभी तुम कास्ट कास्ट कर रहे हो कि भाई हम रिजर्वेशन और देंगे, जितनी जिसकी साझेदारी उतनी भागीदारी टाइप की बातें कर रहे हो। और वो जो है तुम मतलब बेसिकली सोसाइटी में डिवीजन पैदा कर रहे हो ना। तो ये तो प्री इंडिपेंडेंस था, मतलब इतना इतनी मतलब मैं सांस्कृतिक। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, कि आज की डेट में तो और भी ज्यादा भाई, प्री इंडिपेंडेंस में थोड़े से स्कॉलर्स तो थे हम्म, भाई सारे। कांग्रेस वगैरह में जैसे कांग्रेस ही थी उस समय, उस हम्म, समय सारे इतने सारे विद्वान लोग थे उसमें। आज की डेट में तुम देखो, सिर्फ आज जो है बस चमचागिरी क्या है। अच्छा, आप जी जी हजूर, आप जो बोलेंगे आप बताइए। तो मतलब बस हाथ जोड़ दिए अपने, और जो बाबा जी ने कहा उसको ले लिया। या जब फिर संविधान बनाना पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो अंबेडकर जी ने बहुत बढ़िया एक काम किया। उन्होंने एक पॉलिसी डाली थी, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, आज भी है। तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन डाली थी, नहीं तो ये हमारे अनटचेबिलिटी वगैरह अबॉलिश नहीं होते। फिर अनटचेबिलिटी का अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट भी डाला, राइट। तो वो सब चीजें संविधान में इन्होंने बेक इन की थी, बी आर अम्बेडकर साहब ने। फिर क्योंकि उनका मानना था कि ये रिजर्व, और उस जमाने में रिजर्वेशन भी डाला ना उन्होंने, रिजर्वेशन डाला दो जगह पे, और उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया था, फॉर द टाइम बिंग डाला था। उन्होंने कहा था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में एससी क्लास के लिए जो है 14% रिजर्वेशन होगा, एंड सर्विसेज में 15% होगा, राइट। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि देखो, जब तक सोशियो इकोनॉमिक स्टेचर चेंज नहीं होता तब तक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ पा रहा है। तो उनका उनका रीजन था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो उन्होंने 14% डाला, वो इसलिए डाला कि सोशियो इकोनॉमिक होगा चेंज, और उन्होंने फॉर टाइम पीरियड डाला था, राइट। लेकिन क्या हुआ, फिर वहां से हमारा जो है ना, बी आर अम्बेडकर साहब का तो इंटेंशन बहुत बढ़िया था, उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां आना चालू हो गई, सबके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा शुरू हुए। और इवन इवन तुम देखोगे, बी आर अम्बेडकर के बेटे जो थे ना, यशवंत अम्बेडकर,
यशवंत अम्बेडकर और एन शिवराज करके एक दो लीडर थे, उन्होंने एक एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जो है हाँ, महाराष्ट्र में है ना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया करके बनाई थी, आरपीआई। आरपीआई हाँ, महाराष्ट्र में है, वो तो आज भी है। हाँ, तो वो एग्जिस्टेंस नहीं रहा, फिर दुनिया भर के लोग हो गए, फिर दलित ये पैंथर तो खैर एक्टिविटी चलो शुरू हुई। किसी और दिन बात करेंगे, बट ये है कि मतलब इसको आई थिंक समराइज करते हैं, क्योंकि आज वैसे ही 55 मिनट हो गए। तो मतलब बेसिकली जो था रूट ये था कि भाई वर्ण व्यवस्था जो है एक हार्ड वो नहीं थी। मतलब उसमें था कि तुम किसी भी में मतलब कहीं जा सकते हो, कहीं भी जो तुम्हारा प्रोफेशन है उसके हिसाब से तुम्हारा वर्ण व्यवस्था थी, वो तुम्हारा बर्थ के हिसाब से नहीं थी उसमें। तो ये जो बर्थ में बनाते हैं, सबसे बड़ी बात वही थी कि अपने को इन लोगों ने सुरक्षित करने के लिए बेसिकली बनाया कि हम लोग जो है हर समय राज करते रहे, और तुम लोग जो है प्रताड़ित रहो, ऐसे ही रहो। तो इस चक्कर में जो है ये व्यवस्था चलती रही। तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। या तो तुम वापस जाओ, या फिर तुम कंप्लीटली कास्ट ही को खत्म कर दो। और जब तक तुम रिजर्वेशन वगैरह करोगे, अनफॉर्चुनेटली ये जो है और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। वो तो है, आप अपनी हिस्ट्री को समझिए, वो ज़्यादा जरूरी है। और वो क्यों था कोई सिस्टम, उसको समझने की ज़्यादा जरूरत है, तब आप अपने करंट सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलो आई थिंक इतना ही था आज के तो बात कर जो करना था हमें। बाकी कोई अगर स्पेसिफिक इस चीज़ में थोड़ा और डिटेल चाहिए तो हमें बताइए, हम वापस आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट में लिखिए। हाँ, ठीक है भाई। चलो फिर इतना ही चलो आज के, फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलो।